नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी देश का इतिहास उस देश की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है और बिना इतिहास के किसी भी देश के बारे में, किसी भी समाज के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। भारत का इतिहास एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में हमारे योद्धाओं और हमारे वीर जवानों, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में जिन लोगों ने योगदान दिया, उनका बलिदान का साक्षी रहा है भारत का इतिहास। चाहे आप प्राचीन भारत में विदेशी आक्रांताओं की बात करें या मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुस्लिम आक्रमणकारियों या तुर्की आक्रमणकारियों की बात करें, या हम आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेज शासन की, ब्रिटिश सत्ता की बात करें, भारतीय योद्धाओं ने प्रत्येक चरण में, प्रत्येक स्थिति में अपना पूरा योगदान दिया है और विदेशी सत्ताओं को भारत से बाहर निकालने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान किया था। दोस्तों, इसी कड़ी में इतिहास का यदि काल विभाजन किया जाता है तो मुख्य रूप से इतिहास का काल विभाजन 3 भागों में किया जाता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहासकारों ने दोस्तों इन कालों को धर्म के आधार पर भी बांटा है। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास को हिंदू काल कहा गया, मध्यकालीन भारत के इतिहास को मुस्लिम काल कहा गया, आधुनिक भारत के इतिहास को ब्रिटिश काल कहा गया। यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो पुरापाषाण काल से लेकर जब मानव अपने विकास के क्रम में था और उसके बाद जब मानव ने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, मानव सभ्य हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता जैसी प्राचीन सभ्यता का भारत में विकास हुआ। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में कहा जाता है कि भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है, ये विश्व में प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों में से एक है। इस कारण कहा जाता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सारे मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आज भी वर्तमान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका रहन सहन, उनका धार्मिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, कहीं ना कहीं आज भी हम वर्तमान में उसको देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे इतिहासकारों ने अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खोज की, वहां पर उत्खनन का कार्य किया और उस उत्खनन के कार्य से जो अवशेष प्राप्त हुए थे, उन अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीवन शैली किस प्रकार हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम यदि पृष्ठभूमि पर बात करें दोस्तों, यहां से अब हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले बात आती है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की जानकारी दी। हड़प्पा टीले की जानकारी दी। सबसे पहले चार्ल्स मेसन नामक इतिहासकार ने, चार्ल्स मेसन नामक विद्वान ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में लोगों को हड़प्पा टीले की ओर आकर्षित किया, लोगों का ध्यान हड़प्पा टीले की ओर आकर्षित किया था सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों बात आती है 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में 2 भाई थे ब्रंटन बंधु। एक का नाम था जॉर्ज ब्रंटन
और दूसरे का नाम था विलियम ब्रंटन। विलियम ब्रंटन, दो भाई थे, ब्रंटन बंधु थे, जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने दोस्तों जिस हड़प्पा टीले की ओर चार्ल्स मेसन ने ध्यान आकर्षित किया था, उस हड़प्पा टीले की खुदाई की थी। इन दोनों भाइयों ने हड़प्पा टीले की खुदाई की। हड़प्पा टीले की खुदाई, हड़प्पा टीले की खुदाई की थी जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने। जब इन्होंने हड़प्पा टीले की खुदाई की थी दोस्तों, तो इस टीले से हमें ईंट प्राप्त हुई थी। इस टीले से हमें ईंट प्राप्त हुई थी और इन ईंटों का जो प्रयोग किया गया था, इन ईंटों का प्रयोग दोस्तों उस समय लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछ रही थी। लाहौर से कराची तक, लाहौर टू कराची, लाहौर टू कराची तक जो रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो रेलवे लाइन बिछाने में इन ईंटों का प्रयोग किया गया था। आपकी समझ में आ रहा होगा कि हड़प्पा टीले की सबसे पहले जानकारी देते हैं 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन। इसके बाद इस हड़प्पा टीले की खुदाई की जाती है 1856 ईस्वी में। दो भाई थे, ब्रंटन बंधु जिन्हें कहा जाता है, जॉर्ज ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन। जब इन्होंने हड़प्पा टीले की खुदाई की, तो इस हड़प्पा टीले से जो ईंटें प्राप्त हुई थी, उन ईंटों का जो उपयोग किया गया था वो लाहौर से और कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया गया था। इसके बाद दोस्तों बात आती है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी की यदि हम बात करें, तो उस समय दोस्तों जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके महानिदेशक हुआ करते थे सर जॉन मार्शल। तो 1921 में सर जॉन मार्शल दोस्तों याद रखना होगा आपको कि जो सर जॉन मार्शल थे, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसको हम ASI भी कहते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो महानिदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। ये महानिदेशक जो थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। तो 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर दयाराम साहनी, किसके निर्देश पर? सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज जिनके द्वारा की जाती है, उनका नाम था दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। और दोस्तों ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया जो स्थल था वो था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार यदि हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन सबसे पहले हमको हड़प्पा टीले की जानकारी देते हैं। उसके बाद इस टीले की खुदाई की जाती है जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन द्वारा। उसके बाद तत्कालीन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उनके निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल माना जाता है। इससे आगे बात करते हैं दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल। यदि इसकी बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया जो स्थल था दोस्तों वो था हड़प्पा। हड़प्पा था। इस स्थल की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी
और इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। इसको विस्तार से दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे, तो हड़प्पा को विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल आपको याद ये रखना है कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था, जिसको 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था रावी नदी के तट पर। उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। यह बात हुई दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि की, सिंधु घाटी सभ्यता के बैकग्राउंड की। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कब यहां आए थे, इनका कालक्रम क्या था, दोस्तों आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। कालक्रम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के यदि हम बात करें दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था ये क्रमिक चरणों में हुआ था। एक साथ सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास के क्रम में 3 चरणों से गुजरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के यदि हम विकास की बात करें तो क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो विकास के क्रम है, विकास के क्रम या चरण, तो 3 चरणों में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। सबसे पहली यदि हम बात करें दोस्तों तो यह था प्रारंभिक, पहला था दोस्तों प्रारंभिक या पूर्व हड़प्पा। प्रारंभिक या पूर्व हड़प्पा, और यह कालक्रम था 3200 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व के मध्य। 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था उसको कहते हैं प्रारंभिक या पूर्व हड़प्पा काल। यदि हम दूसरे की बात करें दोस्तों तो यह था परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा ये वो वक्त था जब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी और ये जो टाइम था दोस्तों ये था 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के मध्य। 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में थी, इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। और जो तीसरा चरण था दोस्तों वो था उत्तर या परवर्ती हड़प्पा। उत्तर या परवर्ती हड़प्पा। उत्तर या परवर्ती हड़प्पा, और ये टाइम था 1900 ईसा पूर्व से और 1300 ईसा पूर्व के मध्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता 3 चरणों में विकसित हुई थी। प्रारंभिक या पूर्व जो चला था 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व के मध्य। परिपक्व हड़प्पा जो चला था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। और उत्तर या परवर्ती हड़प्पा जो चला था 1900 ईसा पूर्व से और 1300 ईसा पूर्व के मध्य। तो इन 3 चरणों में क्रमिक रूप से विकास हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब दोस्तों यदि सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के बारे में, इसके पीरियड के बारे में, इसके कालक्रम के बारे में वैज्ञानिक एक मत नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो आपको याद रखना होगा कि किस इतिहासकार ने, किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या माना है। एग्जाम में आपसे इसी प्रकार सवाल पूछा जाएगा। आपसे किसी इतिहासकार का या किसी विद्वान का नाम पूछकर यह कहा जा सकता है कि इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था। तो चलो हम बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की।
यदि सिंधु घाटी सप्ताह के कालक्रम की बात की जाए तो सिंधु घाटी सप्ताह के कालक्रम में सबसे पहले, सिंधु घाटी सप्ताह के कालक्रम में सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सर जॉन मार्शल के अनुसार। सर जॉन मार्शल, आपको पता लग गया होगा कि सर जॉन मार्शल जो थे उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। सर जॉन मार्शल के अनुसार यदि हम बात करें तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सप्ताह का जो कालक्रम बताया है, इन्होंने जो सिंधु घाटी सप्ताह का कालक्रम बताया है दोस्तों, वो बताया है कि सिंधु घाटी सप्ताह का जो कालक्रम है वो 3250 ईसा पूर्व से और 2750 ईसा पूर्व के मध्य था। 3250 से 2750 ईसा पूर्व के मध्य था सिंधु घाटी सप्ताह का कालक्रम। किन के अनुसार? सर जॉन मार्शल के अनुसार। और सर जॉन मार्शल ने दोस्तों ये जो कालक्रम बताया है, ये बताया है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, उस अभिलेख का नाम है सारगोन अभिलेख। काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सारगोन अभिलेख इंपॉर्टेंट है। और सारगोन अभिलेख दोस्तों प्राप्त हुआ था मेसोपोटामिया से। अगर आपसे पूछे कि ये कहां से प्राप्त हुआ था तो मेसोपोटामिया से सारगोन अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सप्ताह का जो कालक्रम बताया है वो बताया है 3250 ईसा पूर्व से और 2750 ईसा पूर्व के मध्य। पहला किन के अनुसार? सर जॉन मार्शल के अनुसार। दूसरी दोस्तों हम बात करते हैं किसी भी जीवाश्म की उम्र का यदि पता लगाना हो तो किसी भी जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक थे लीबी, और लीबी नामक वैज्ञानिक ने एक पद्धति की खोज की थी, उसका नाम था रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। और इस पद्धति से जिस भी जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जाता है उसको वैलिड माना जाता है। इससे उस जीवाश्म की उम्र का सही हम पता लगा सकते हैं। तो यदि हम बात करें कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार यदि सिंधु घाटी सप्ताह के कालक्रम की बात की जाए तो इसके अनुसार दोस्तों सिंधु घाटी सप्ताह का जो कालक्रम था वो था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। किसके अनुसार? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था वो था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। रेडियो कार्बन पद्धति में दोस्तों हमेशा याद रखना, कार्बन के जिस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है C14, कार्बन 14। तो कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, एक विद्वान आए थे, उनका नाम था डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है वो रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इन्होंने C14 के आधार पर जो डीपी अग्रवाल है, डीपी अग्रवाल ने C14 के आधार पर जो कालक्रम निर्धारित किया था दोस्तों, वो कालक्रम निर्धारित किया था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। तो आपसे पूछेगा कि डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो निश्चित किया था वो था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य, और यही कालक्रम दोस्तों सर्वाधिक मान्य है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य कालक्रम कौन सा है
तो उस स्थिति में जो आपका उत्तर होगा वो होगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कई किताबों में 2350 को 2300 भी लिख सकता है, वो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2300 या 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम था। डीपी अग्रवाल ने यह कालक्रम कार्बन 14 रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर निर्धारित किया था और यही कालक्रम सर्वाधिक मान्य है। जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी विद्वान हैं, वो इस मत से सहमत हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था वो 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। उसके बाद देखो दोस्तों, यदि बात हम एनसीईआरटी की करें कि एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी के अनुसार यदि सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात की जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो कालक्रम था वो था 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य। 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य कालक्रम था। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम में कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता 3 चरणों में विकसित हुई थी। पहला प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता या प्रारंभिक हड़प्पा, जिसका समय 3200 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व के मध्य चला था। उसके बाद दूसरा चरण आया था जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकास हुआ था। परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति आई थी जो 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के मध्य चली थी। उसके बाद परवर्ती या उत्तर हड़प्पा आया था जो कि 1900 ईसा पूर्व से और 1300 ईसा पूर्व के मध्य चली थी। तो इन 3 चरणों में क्रमिक रूप से विकास हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब यदि कालक्रम की बात आए तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग कालक्रम निर्धारित किए थे। अगर किसी एक की बात आए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य कालक्रम कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य जो कालक्रम है वो डीपी अग्रवाल साहब ने बताया था कि ये 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। अगर वो विभिन्न इतिहासकारों का नाम लेकर आपसे पूछता है, आपसे अगर ये पूछा उसने सवाल में कि एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, तो आपको वही बताना होगा जो एनसीईआरटी कहती है। अगर पूछता है कि सारगोन अभिलेख के आधार पर सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यक्रम क्या निर्धारित किया, तो आपको वही लिखना है जो सर जॉन मार्शल ने निर्धारित किया था 3250 ईसा पूर्व से और 2750 ईसा पूर्व के मध्य। दोस्तों, यह बात होती है सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की। इसके बाद आगे हम बात करते हैं और आगे हम बात करते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। दोस्तों, यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की बात करते हैं तो इसके बारे में भी विद्वान एक मत नहीं है। विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। कुल मिलाकर 4 जातियां ऐसी थी जिनको सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना गया। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता में तो आपको याद रखना है, इसको हम एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं और वो है प्रभु से अल्प मांगो। प्रभु से अल्प मांगो। प्रभु से अल्प मांगो। इस ट्रिक के द्वारा हम सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को याद कर सकते हैं। देखिए, यदि प्रे की बात आए दोस्तों तो प्रे से बनेगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। अगर भू की बात करें तो इससे बनेगा भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। इन्हीं भूमध्य सागरियों को कहा जाता है द्रविड़।
भूमध्य सागर या ऑब्लिक द्रविड़। से नहीं बनेगा अल्प, अल्प से बनेगा दोस्तों अल्पाइन, अल्प से बनेगा अल्पाइन। मांगो, मांगो से बनेगा मंगोलॉइड। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड को भी माना जाता है, भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोगों को भी माना जाता है, अल्पाइन लोगों को भी माना जाता है और मंगोलॉइड को भी माना जाता है। यदि दोस्तों बात अगर ये आए कि इनमें से सर्वाधिक मान्य कौन सा है, जिस प्रकार कालक्रम विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग दिया था, लेकिन सारे इतिहासकार जो थे वो डीपी अग्रवाल के मत से सहमत हो गए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो था वो 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। अब यदि बात निर्माताओं की आती है दोस्तों, एक राखलदास बनर्जी एक इतिहासकार, एक विद्वान थे जिनका नाम था राखलदास बनर्जी। ये वही राखलदास बनर्जी हैं जिन्होंने 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो को खोजा था। राखलदास बनर्जी ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो कौन है, वो भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग हैं। किनके अनुसार? राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का यदि निर्माता माना जाए तो वो निर्माता है भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग हैं। और यही मत दोस्तों सर्वाधिक मान्य है। सर्वाधिक मान्य क्या है? अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, जो सर्वाधिक मान्य है, और सर्वाधिक मान्य दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसने बसाया था? सिंधु घाटी सभ्यता को भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोगों ने बसाया था। किनके अनुसार? राखलदास बनर्जी के अनुसार। राखलदास बनर्जी के इस मत से अन्य इतिहासकार और विद्वान भी सहमत हो गए थे। तो इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है, यदि उसमें सर्वाधिक मान्य मत की बात आए तो सर्वाधिक मान्य मत राखलदास बनर्जी का है, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोगों को माना जाता है। वर्तमान में यदि बात करें भूमध्य सागर या द्रविड़ लोगों की, तो दोस्तों ये भारत के दक्षिणी हिस्से में निवास करते हैं। दक्षिणी भारत में निवास करते हैं, दक्षिणी भारत में निवास करते हैं भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग। तो ये बात थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसका विस्तार कहां कहां था, कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, किन किन कौन कौन से स्थल किस नदी के किनारे स्थित थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो आगे हम दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की हम बात करते हैं। यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। दोस्तों यदि हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मांडा तक था। मांडा एक स्थल है जो हमें प्राप्त हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, और जिले की बात की जाए तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले से प्राप्त हुआ है। कौन सा जिला है? अखनूर जिला। उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में। मांडा दोस्तों जिस नदी के किनारे पर स्थित था उस नदी का नाम था चेनाब नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा कहां प्राप्त होता है? चेनाब नदी के तट पर। दक्षिण बिंदु की बात करें दोस्तों तो दक्षिण बिंदु है दैमाबाद।
दैमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के यदि जिले की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। कौन सा जिला है? अहमदनगर जिला है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम है दैमाबाद। दैमाबाद दोस्तों जिस नदी के किनारे पर स्थित था उस नदी का नाम था, यहां लिख देता हूं, जिस नदी के किनारे स्थित था दैमाबाद उस नदी का नाम था दोस्तों गोदावरी। कौन सी नदी थी? गोदावरी। यदि ऑप्शन में गोदावरी नदी नहीं आती है तो गोदावरी की एक सहायक नदी थी और इसकी सहायक नदी का नाम था प्रवरा नदी। तो आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि या तो ऑप्शन में वो गोदावरी देगा या प्रवरा देगा। तो दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जिस नदी के किनारे स्थित था उस नदी का नाम है गोदावरी या प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी स्थल की, पूर्वी बिंदु की। यदि पूरब की बात की जाए तो पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था आलमगीरपुर तक। कहां तक था दोस्तों? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर दोस्तों स्थित है उत्तर प्रदेश के यूपी के मेरठ जिले में। यूपी के मेरठ जिले में स्थित है आलमगीरपुर। यदि नदी की बात की जाए तो आलमगीरपुर जिस नदी के किनारे स्थित था उस नदी का नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे स्थित था आलमगीरपुर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर था। पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आलमगीरपुर तक था। यदि दोस्तों हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी बिंदु की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिम बिंदु था उसका नाम था सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर दोस्तों स्थित था बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान। बलूचिस्तान और बलूचिस्तान है दोस्तों पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित था सुतका गैंडोर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर माना जाता है। यदि नदी की बात की जाए तो दोस्तों सुतका गैंडोर जिस नदी के किनारे स्थित था उसका नाम था दास नदी। दोस्तों ये विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गैंडोर तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। यहां से सवाल बनेगा दोस्तों, आपसे पूछेगा उत्तर में कहां तक विस्तार था, दक्षिण में कहां तक विस्तार था, पूर्व में कहां तक विस्तार था और पश्चिम में कहां तक विस्तार था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को लेकर यदि हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार जिस देश में था उसका नाम है भारत। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं और सर्वाधिक विस्तार इसका भारत में ही था। लेकिन यदि हम बात करें दूसरे नंबर पर आएगा पाकिस्तान। और यदि हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कम विस्तार और सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे कम स्थल है वो कहां स्थित थे, तो वो दोस्तों स्थित थे अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर कुल स्थलों की बात की जाए, कहा जाता है कि वर्तमान में लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के 2800 स्थलों की खोज की जा चुकी है। यदि इन 2800 स्थलों में हम बात करें तो 2800 स्थलों में से 2 स्थल हमें प्राप्त हुए थे अफगानिस्तान से। तो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम स्थल हमें प्राप्त हुए हैं अफगानिस्तान से और केवल 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। पहले का नाम है मुंडी गाक और दूसरे का नाम है सुरतभोई। यहां से दोस्तों देखो कैसे सवाल बनेगा। यहां से सवाल इस प्रकार बनेगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था, बहुत ही बेहतरीन सवाल वो आपको बनाएगा। या बताता हूं मैं आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था? यह सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था? विस्तार को लेकर यदि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है तो इससे इंपॉर्टेंट सवाल कोई दूसरा नहीं हो सकता। देखिए, आपको ऑप्शन में वो दे रहा है ए में आपको उसने दिया मांडा, बी में उसने आपको दिया मुंडीगाक, सी में आपको दिया सुरतगोई और डी में आपको दिया बहावलपुर। ये सवाल है दोस्तों। इसका उत्तर अगर कहा जाए तो आप झट से, जब ये सवाल आपके सामने आएगा तो आप बिना सोचे समझे, आपके रटा हुआ है कि उत्तर में मांडा, आप ये मारकर आओगे ए। दोस्तों, यहां गलती होने के पूरे चांस हैं। अगर यह सवाल पूछा गया पेपर में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था, मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडस वैली, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा है, नो डाउट। लेकिन जब वो बात कर रहा है सबसे उत्तरतम बिंदु की सिंधु घाटी सभ्यता की, देखिए दोस्तों, मांडा जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर हिस्सा है भारत का। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी था। और यदि बात करें हम अफगानिस्तान में विस्तार की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो सबसे कम विस्तार था और सबसे कम स्थल प्राप्त हुए थे। अफगानिस्तान से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के केवल और केवल 2 स्थान प्राप्त हुए थे। पहले स्थान का नाम है मुंडीगाक और दूसरे स्थान का नाम है सुरतगोई। पहला है मुंडीगाक और दूसरा है सुरतगोई। 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। दोनों ही स्थल आपके याद होने चाहिए कि मुंडीगाक और सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं ये कहां से प्राप्त हुए हैं? अफगानिस्तान से। अब यदि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे जो उत्तरतम बिंदु है वो है मुंडीगाक और सुरतगोई। मुंडीगाक और सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु है। लेकिन ऑप्शन में मुंडीगाक भी है और सुरतगोई है। अगर मुंडीगाक और सुरतगोई में से भी किसी आपको एक को चुनना हो तो आपको चुनना होगा दोस्तों किसको? सुरतगोई को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है उसका नाम है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु को यदि आपसे पूछता है दोस्तों, उसका तब आपका उत्तर होगा सुरतगोई। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मांडा तक था। लेकिन यदि सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा ना होकर सुरतगोई होगा। सुरतगोई अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान से सिर्फ 2 ही स्थल प्राप्त हुए थे, मुंडीगाक और सुरतगोई। सुरतगोई से दोस्तों यदि हम बात करें, सुरतगोई के बारे में पहली इंपॉर्टेंट चीज यदि हम याद करें तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे उत्तरतम बिंदु। सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? सबसे उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तरतम बिंदु। और दूसरी यदि हम बात करें, सुरतगोई से हमें नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नहर प्रणाली के साक्ष्य, नहर प्रणाली के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? सुरतगोई से प्राप्त हुए हैं। ये आपको भूलना नहीं है, हमेशा ये याद रखना है आपको। अफगानिस्तान से 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। सबसे उत्तरतम बिंदु है सुरतगोई और यहां से नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कितने क्षेत्रों पर फैली हुई थी। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी छोर हो गए। यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में आगे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों ये छोर था उत्तरी छोर, ये छोर था दक्षिणी,
ये छोर है पूर्वी और ये छोर पश्चिमी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक था। यदि हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी कितनी थी, कितने क्षेत्र में फैली हुई थी, और पूर्व से लेकर पश्चिम की दूरी कितनी थी, तो यदि बात आए उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर से लेकर दक्षिण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता 1100 किलोमीटर। ये कई स्रोतों में, कई किताबों में आपको मिलेगा 1400 किलोमीटर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई इतिहासकार 1100 मानते हैं, कई विद्वान और इतिहासकार इसको 1400 भी मानते हैं। तो 1100 या 1400 किलोमीटर तक उत्तर से और दक्षिण की इसकी लंबाई थी। और यदि पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई थी 1600 किलोमीटर। कितनी थी दोस्तों? 1600 किलोमीटर। तो उत्तर में मांडा से लेकर और दक्षिण 1100 या 1400 किलोमीटर है। पूर्व से लेकर पश्चिम यह है 1600 किलोमीटर। अगर इसके विस्तार की बात की जाए, इसके क्षेत्रफल की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 12,99,600, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर इसका विस्तार था। उसके बाद यदि आकृति की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर जिस आकृति में फैली हुई थी वो आकृति थी त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति में सिंधु घाटी सभ्यता 12,99,600 लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने आपको अभी बताया है कि आज भी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन शुरू है। हमारे इतिहासकार, हमारे विद्वान नए नए स्थलों की खोज में लगे हुए हैं। उत्खनन के द्वारा नए नए अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में हम और अधिक जान पा रहे हैं। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, अगर मैं बात करूं वर्तमान की यदि मैं बात करूं, सीधी सी बात, यदि नए स्थलों की खोज होगी, उत्खनन होगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी आकृति भी परिवर्तित होगी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 12,99,600 यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर था। वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में यह क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। वर्तमान में कितना हो गया है क्षेत्रफल? लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। तो वर्तमान में यदि आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है, तो वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। अगर आकृति की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति जो पहले त्रिभुजाकार थी, ये अब परिवर्तित होकर हो चुकी है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। यहां आपको दो बातें याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। पूर्व से लेकर पश्चिम 1600 किलोमीटर लंबाई थी इसकी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की त्रिभुजाकार थी। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है, और इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार हो चुकी है। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। यह आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से कई सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल मैंने अभी आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा भी गया है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, तब से मैं कहता आ रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हुआ कैसे, इसका नाम सिंधु सभ्यता कैसे पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा।
और हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा। तो हम बात करें यदि सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की, नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों यदि हम नामकरण की बात करें तो सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम उपयोग में लिए जाते हैं। 3 नाम उपयोग में लिए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। पहला है सिंधु सभ्यता, इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों नामकरण में 3 नाम हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। एक चीज तो आप समझ रहे होंगे कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका मतलब यह है कि इस सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु नदी की घाटी में हुआ था, सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान में हुआ था। दोस्तों विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता उसका अपवाद नहीं है। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई थी। इसका सबसे मुख्य कारण यह था कि नदियों के आसपास की भूमि उपजाऊ थी, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति वहां से हो सकती थी, वो पशुपालन कर सकते थे, कृषि कार्य कर सकते थे। यही कारण रहा था कि विश्व की सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो नदी घाटी के किनारे हुआ है, और सिंधु सभ्यता का विकास भी सिंधु नदी की घाटी में ही हुआ था। तो सिंधु सभ्यता यदि बात की जाए तो इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सर जॉन मार्शल, जो कि उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, इन्होंने इसको नाम दिया था क्या, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता इसको जिसने नाम दिया है उनका नाम है सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल ने ये नामकरण दोस्तों एक समाचार पत्र था जिसका नाम था द लंदन वीकली। द लंदन वीकली समाचार पत्र में उन्होंने इसे किस नाम से संबोधित किया, सिंधु सभ्यता। तो यदि सिंधु सभ्यता की बात आए कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, तो सिंधु सभ्यता नाम दिया था सर जॉन मार्शल ने। द लंदन वीकली के अनुसार, द लंदन वीकली समाचार पत्र में यह लिखा हुआ है कि सर जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा था, सिंधु सभ्यता। फिर बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब कि सिंधु नदी की घाटी में, सिंधु नदी की वैली में यह सभ्यता पनपी थी, इस सभ्यता का विकास हुआ था, इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। चूंकि यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में पनपी थी, इसका सर्वाधिक विकास जो हुआ था, वृहद स्तर पर जो इसका विकास हुआ था वो सिंधु नदी की घाटी में ही हुआ था। इस कारण इसे वृहत्तर सभ्यता भी कहा जाता है। इस कारण इसे दोस्तों कहा जाता है वृहत्तर सभ्यता। इस कारण इसे वृहत्तर सभ्यता भी कहा जाता है। और ये जो इसको नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता या वृहत्तर सभ्यता, दोस्तों ये नाम दिया गया था डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा। और ये सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया है। आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि सिंधु जो सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता या वृहत्तर सभ्यता नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया गया था डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई परीक्षाओं में, कॉलेज लेक्चरर इतिहास के पेपर में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो आपको विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता या वृहत्तर सभ्यता नामकरण किसने किया था, डॉक्टर रफीक मुगल ने। उसके बाद बात आती है हड़प्पा सभ्यता की। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी। मैंने पहले आपको बताया भी है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को निर्देश मिला था सर जॉन मार्शल के द्वारा कि आप जाइए और देख कर आइए कि वहां स्थिति क्या है। तो दयाराम साहनी ने ही सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा था, जिसका नाम था हड़प्पा, रावी नदी के तट पर। दोस्तों पुरातत्व का यह नियम होता है कि पुरातत्व में जो भी स्थल पहले खोजा जाता है, विश्व की जितनी भी सभ्यताओं का नामकरण हुआ है वो इसी नियम के अनुसार हुआ है। पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल हमसे ये कहता है कि आपने जिस भी सभ्यता की आप खोज कर रहे हैं उसका नाम तो पता नहीं है आपको, उसका नामकरण आप कैसे करोगे।
आप उसका नामकरण वहां से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिस नदी के आसपास वो सभ्यता प्राप्त हुई है, उसके आधार पर आप उसका नामकरण करेंगे। लेकिन पुरातत्व यह कहता है कि जो स्थल सबसे पहले खोजा गया है, जो स्थल सबसे पहले खोजा गया है, उस सभ्यता का नामकरण उस स्थल के अनुसार ही किया जाएगा। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इस कारण इसका नामकरण क्या किया गया था, हड़प्पा सभ्यता। तो 1921 में इसको खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर खोज की थी हड़प्पा स्थल की। यह खोजा गया प्रथम स्थल था और पुरातत्व के नियम के अनुसार, पुरातत्व के नियम के अनुसार इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया हमने, हड़प्पा सभ्यता रख दिया। दोस्तों आपके समझ में आया होगा नामकरण कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस प्रकार हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम हैं। इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है सर जॉन मार्शल के अनुसार। द लंदन वीकली समाचार पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता या बृहत्तर सभ्यता इसे कहा जाता है। डॉक्टर रफीक मुगल ने इस सभ्यता को नाम दिया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है या बृहत्तर सभ्यता है। उसके बाद इसको हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था दोस्तों, वो था हड़प्पा। और पुरातत्व के नियम के अनुसार, पुरातत्व के नियम के अनुसार हमने पहले स्थल से ही सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। दोस्तों यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। मैं इसको एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है। तो यदि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि के बारे में जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, लोगों का ध्यान किसने इसकी तरफ आकर्षित किया। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इसकी हमें जानकारी दी हड़प्पा टीले की। सबसे पहले इन्होंने ही हड़प्पा टीले की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उसके बाद दोस्तों 2 भाई थे, जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन्होंने 1856 ईस्वी में इस टीले की खुदाई की। इस टीले से जो ईंटें प्राप्त हुई थी, इन ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया गया था। उसके बाद दोस्तों तत्कालीन महानिदेशक जो थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के सर जॉन मार्शल, उनके कहने पर दयाराम साहनी गए और दयाराम साहनी ने प्रथम स्थल की खोज की थी, जिस स्थल का नाम था हड़प्पा। और यह स्थल खोजा गया था रावी नदी के तट पर। उसके बाद दोस्तों जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रमिक चरणों में हुआ है। 3 चरणों में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। प्रारंभिक या पूर्व जो चला था 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के मध्य। दूसरा चरण जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विकास हुआ था, इसको परिपक्व काल भी कहा जाता है। यह चला था 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के मध्य। उसके बाद जो तीसरा चरण था जिसे उत्तर या परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है, यह चला था 1900 ईसा पूर्व से और 1300 ईसा पूर्व के मध्य। उसके बाद दोस्तों कालक्रम के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए थे। सर जॉन मार्शल के अनुसार, सर जॉन मार्शल ने सारगोन अभिलेख के आधार पर यह बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य था। रेडियो काल पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 के आधार पर इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया, जो कि सर्वाधिक मान्य है। एनसीईआरटी के अनुसार इसका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य था। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता 4 जातियों को या 4 प्रजातियों को माना जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय या द्रविड़, अल्पाइन और मंगोलॉइड। राखल दास बनर्जी ने एक मत दिया था, उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग थे। वर्तमान में ये लोग दक्षिण भारत में निवास करते हैं। और जो इतिहासकार थे वो राखल दास बनर्जी के मत से सहमत थे, तो इसके निर्माता भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोगों को माना जाता है।
उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतला गैंडोर तक था। उत्तर से और दक्षिण की लंबाई की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता 1100 या 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें तो यह लंबाई 1600 किलोमीटर थी। फिर हमने दोस्तों बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो ये चीज हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी फैली हुई थी भारत के अलावा। तो अफगानिस्तान से हमें दो स्थल प्राप्त होते हैं, मुंडेगाक और सुरतगोही। सुरतगोही के बारे में यदि बात की जाए तो सुरतगोही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है और यहां से हमको नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद हमने इसके क्षेत्रफल की बात की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर इसका विस्तार था। इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है और इसकी आकृति परिवर्तित होकर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार हो गई है। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम माने जाते हैं। पहला सिंधु सभ्यता नाम दिया था सर जॉन मार्शल ने द लंदन वीकली समाचार पत्र में। उसके बाद इसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या वृत्तर सभ्यता। ये नाम दोस्तों दिया गया था डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा। उसके बाद इसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। ये नाम दिया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था उसका नाम था हड़प्पा, जिसको दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर खोजा था। दोस्तों आज की क्लास में हमने इतना पढ़ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारी जानकारी समझ में आई होंगी। इसके बाद दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन टॉपिक पर बात करेंगे अगले अध्याय में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।